नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद किसानों के लिए लिया एक बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा लाभ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में अपना कार्यभार ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 17वीं किस्त वाली फाइल पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि लगभग 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलने जाएगा। साथ ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के तहत मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार में किसानों के लिए बड़ा काम करने की ठान चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपनी सरकार में किसानों के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के कौन कौन से सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। योगी मंत्रिमंडल 3.0 में यूपी में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश से 11 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें से 4 नए चेहरे हैं और 7 पुराने चेहरे हैं। खास बात यह है कि इन सभी चेहरों में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का बखूबी ध्यान रखा गया है, जिसका साफ तौर पर बीजेपी चाहती है कि आने वाले समय में जो चुनाव हो उसमें उसका चुनावी फायदा मिल सके। उत्तर प्रदेश में जो नए चेहरे हैं उसमें एक ब्राह्मण चेहरे को भी जगह दी गई, जो जतिन प्रसाद हैं। पीलीभीत से जीतकर जो है वो संसद पहुंचे हैं और बड़े मार्जिन के साथ में पहुंचे हैं। इसके अलावा जो अन्य चेहरे हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर अगर आप देखें या फिर क्षेत्रीय आधार पर देखें, उन सभी के लिहाज से वो फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का हो, या पश्चिम का हो, या फिर अवध का क्षेत्र हो, सभी जगह पर समीकरणों का विशेष तौर पर ध्यान रखा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके जरिए मकसद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस पर उसको राजनीतिक तौर पर फायदा मिल सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा एक बार फिर से छुपे रुस्तम निकले। कैसे छुपे रुस्तम निकले, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी थी और अब उसका इनाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मिलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा से जो सांसद थे अजय टम्टा, उनको केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, उन्हें राज्य मंत्री बनाने का काम किया है। ऐसे में राज्यवासियों की उम्मीद यही है कि उत्तराखंड में केंद्र राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है उससे विकास के कामों का असर और तेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। विकास की जो परियोजनाएं और जल्द यहाँ पर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि जो अजय टम्टा का जो कामकाज का जो सलीका है, कामकाज की जो स्टाइल है, वो जनता को भी पसंद आता है। और मोदी सरकार के पहले टर्म में यानी 2014 से 2019 का बीच का जो उनका पहला टर्म रहा है, उस टर्म में भी वो पहली बार यहाँ पर मंत्री बने थे, तब उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और इस बार उन्हें फिर राज्य मंत्री बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि अजय टम्टा अपने कुशल नेतृत्व से, अपने कुशल कामकाज से उत्तराखंड का कितना विकास कर पाते हैं। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। चुनाव आयोग ने उपचुनावों की घोषणा कर दी। कहां होंगे उपचुनाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। 10 जुलाई को 7 राज्य 13 विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव की तैयारी है चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। बता दें कि 10 जुलाई को चुनाव होना है और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आना है कि जिस तरह से उपचुनाव विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं उसमें कहीं न कहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चुनाव होने हैं। चाहे बात सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें या पंजाब की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं जो उपचुनाव होने, अभी लोकसभा चुनाव हुए लेकिन उनके कारण वो विधानसभा खाली हुई है, उन विधानसभा में उपचुनाव होने है। तो देखना भी यह होगा आखिरकार इसकी बाजी रही कि लोकसभा में लगातार कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो वहां भी बीजेपी ने भी बढ़त बनाई है। देखना होगा कि अब उस चुनाव के अंदर, क्योंकि उस समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले एक उपचुनाव की तैयारी है जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसके आदेश दिए हैं। दिल्ली से अजय चौहान। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के तारीखों का ऐलान हुआ है। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की 2 विधानसभाएं जो रिक्त है, बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलोर विधानसभा, दोनों ही विधानसभाओं में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, यानी
पूरे चमोली जनपद और हरिद्वार जिला दोनों जगहों पर आज से चुनाव की जो आचार संहिता वो लागू हो चुकी है और 14 जून से नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि यहाँ पर है और 26 जून से नाम वापसी का तारीख यहाँ पर रखी गई है। ये कहा जा सकता है कि 10 जुलाई को जब 10 जुलाई को आएगी वहाँ मतदान होगा इन दोनों विधानसभाओं में और 13 जुलाई को मतगणना होगी। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी अपनी जो चुनावी तैयारियां उसको पूरा करने का काम यहाँ पर कर रही है। कोशिश यही है कि इन दोनों जगहों पर दोनों ही पार्टियां अपनी जीत हासिल करने की जरूरत में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी का जो चुनावी जो तिलिस्म है वो टूटेगा और कांग्रेस को यहाँ पर विजयश्री मिलेगी, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज तेरा। बात करेंगे अगली खबर की। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी राज्यों के स्तर पर संगठन में क्या बड़ा फेरबदल हो सकता है? खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप। देश में मंत्रिमंडल गठन के बाद अब राजस्थान पर सबकी निगाहें हैं, जहां एक और बात की जा रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हुई 11 सीटों के डैमेज को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अब उस पर सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। हालांकि माना जा रहा था कि राजस्थान में जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन हुई वैसे वैसे अब नए चेहरों को आगे लाना सामने किया जा रहा है, जिसको लेकर यह माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर डाला जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सुर्खियों में यह है कि राजस्थान में एक नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें सबसे आगे ओबीसी के चेहरे जहां रहे राजस्थान में एक लंबे कद्दावर नेता रहे प्रभुलाल सैनी को देखा जा रहा है, तो वहीं मदन राठौड़ को भी इस सुर्खियों में लाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी संगठनात्मक बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनका नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल के चलते माना जा रहा है कि थोड़ा इसमें डिले हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, या वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक किया। खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम। शिवखोड़ी में कल हुए आतंकी हमले पर एक बस जो है वो खाई में जा गिरी, जिसकी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दी। उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक दौरा किया और जिसके दौरान उन्होंने बताया कि ये जो कल आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु से भरी हुई बस जो है वो शिवखोड़ी से वापिस आ रही थी और जिस बस पर जो है वो आतंकियों ने जो है उस पर टारगेट किया और उसके जो बस ड्राइवर था उस पर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और जिसके बाद जो खबर मिली कि 9 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को जो है वो 10 लाख तक की जो राशि जो है वो जरूर दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं पूरे उस एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन जो है वो वहां पे शुरू हो चुका है कल से कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। घर बैठे आतंकी लगातार कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर में बनी शांति को किस तरीके से भंग किया जाए, पर उस एरिया को फिलहाल पूरे तरीके से कॉर्डन कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय और गोरा राय को SC/ST कोर्ट ने सजा सुनाई। किस मामले में सुनाई है सजा, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार अंगद राय और गोरा राय को आज सजा सुनाई गई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों में दोनों का नाम आता है। 2009 में जब ये दोनों गाजीपुर के जिला कारागार में बंद थे, उस समय बंदी ने मारपीट का आरोप लगाया था और इन्होंने बंदी को डराया धमकाया था और माननीय न्यायालय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। गाजीपुर जिले की बात करें तो दोनों का नाम सबसे ऊपर आता है। गाजीपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में इनका नाम आता है। मुख्तार अंसारी के करीबी ये कहे जाते हैं। इसके साथ ही अगर अंगद राय की मैं आपको बात बताऊं तो अंगद राय इससे पहले बिहार जेल में बंद था और उसकी सजा वहां पर पूरी हो चुकी थी। इसके साथ ही गोरा राय पर विभिन्न मुकदमे माननीय न्यायालय में दर्ज हैं। दोनों को आज जैसे ही माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई जेल भेज दिया गया। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर।
बात करेंगे अगली खबर की। गाजीपुर से अयोध्या दर्शन के लिए जा रही बस का भीषण हादसा हो गया। कैसे हुआ भीषण हादसा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। अयोध्या से दर्शन करके आ रहे श्रद्धालुओं के साथ आज बड़ा हादसा हो गया। गाजीपुर जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास उनकी बस एक डंपर से जा टकराई, जहां पर 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अयोध्या दर्शन करने के बाद ये श्रद्धालु गाजीपुर होते हुए बिहार के आरा जा रहे थे, मगर वहीं पर बस इतनी तेज गति से आ रही थी कि सामने डंपर के सामने चालक ने अपना आपा खो दिया और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नजदीकी अस्पताल 18 लोगों को ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। बात करेंगे अगली खबर की। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में रेत का अवैध कारोबार एक बार फिर से शुरू हो गया है। रेत का अवैध खनन कर सरकार राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कौन कर रहा है अवैध का खनन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल केदवई। कोरबा जिले में अवैध रेत उत्खनन का जो मामला है वो लंबे समय से जारी है और आज भी निरंतर ये रेत माफिया इसमें सक्रिय हैं। आपको ये बता दें कि कोरबा की हरदेव नदी की रेत खदान जो करतला ब्लॉक के पास है, बरीडी रेत खदान जिसको कहा जाता है, उसमें रोक के बावजूद खनिज विभाग की रोक के बावजूद उसमें बेतहाशा दिन दहाड़े खुदाई करके रेत की चोरी की जा रही है और प्रदेश को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो रेत की खुदाई करते करते वो लोग जो नदी के किनारे मुक्तिधाम स्थित है, मुक्तिधाम है, वहां तक पहुंच चुके हैं। यहां तक कि जो मुक्तिधाम होता है वहां पे या तो जो परिजन होते हैं मर जाते हैं उनको जलाया जाता है, अंतिम यात्रा होती है, या फिर कुछ हिंदू धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो मुक्तिधाम में ही अपने परिजनों को दफना दिए गए हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेत खदान के जो माफिया हैं वो रेत खदान खोदते खोदते मुक्तिधाम के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पर लाशें भी निकलने लगी है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि दिन दहाड़े चल रही ये अवैध रेत खनन की जो काम है और जो सक्रिय है ये रेत माफिया, वो बिना प्रशासन के संभव है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस पे रोक कैसे लगेगी। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सोहेल केदवई। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के शपथ ग्रहण पर कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल केदवई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही कोरबा जिले के भाजपाइयों ने भी खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। हालांकि थोड़ा सा फीका रहा क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी की सुश्री सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। वो एक ऐसी कद्दावर नेता थी जिनके नहीं जीतने पर पूरा भाजपाई आला कमान चिंतित है। यहां से हालांकि जीत दर्ज की कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर यहाँ के भाजपाइयों ने जश्न मनाया। उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कोरबा जिले का भी विकास होगा और कोरबा जिला भी नरेंद्र मोदी की इस विकास यात्रा में शामिल होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भाजपा के तमाम नेता थे उन्होंने खुशियां बांटी, मिठाइयां बांटी और फटाखे फोड़कर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का स्वागत किया। शाम को इस कार्यक्रम को देखने हजारों की भीड़ जमा थी। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से सुहेल केदवई। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी में मक्का की 65 बीघा फसल जो है वो नष्ट हो गई। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार।
मैनपुरी जिले में मक्के की 65 बीघा फसल हुई नष्ट। जी हां, ऐसा ही वाकया मैनपुरी के अलाउ थाना क्षेत्र से अजीतगंज गांव से निकल कर आया है, जहां के पुष्पेंद्र दुबे और उनके एक साथी ने मक्के की फसल के लिए मार्च के महीने में एक बीज की खरीदारी की थी, जिसकी खरीदारी गिरोर से एक दुकान से बीज भंडार से खरीदारी की, जिसके बाद 65 बीघा में उन्होंने मक्के की फसल लगाई। मगर मक्के की फसल लगा तो दी, मगर मक्के में दाना नहीं पड़ रहा, जिसको फसल को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन बलराज के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने फसल के अवशेष लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। और 65 बीघा जो फसल है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है और उन दुकानदार के सहित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग भी जताई है, क्योंकि 6 माह के अंदर जो फसल उन्होंने तैयार करके खड़ी की, उस फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। और ऐसे खाद बीज भंडार की दुकानें संचालित जो जिले में हो रही हैं, जिस तरीके से गलत नकली बीज का बिक्री की जा रहा है और किसानों की फसलें नष्ट होने का मामला ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी किसानों की धान की फसल हो या लहसुन की फसल, कई फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन की ओर से इस मक्के के मामले को लेकर 65 बीघा फसल नष्ट हो गई है, इसको लेकर जिलाधिकारी किस तरीके के एक्शन लेते हैं और बीज भंडार की दुकान संचालक के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है, क्या उस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जिनका यह बीज किसानों ने लिया था। फिलहाल जिला अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह चौधरी हैं, उन्होंने कह दिया है कि किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए और जो बीज भंडार ऐसी संचालित दुकानें हो रही उनको बंद कराया जाए। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जूनियर शिक्षक एडेड भर्ती मामले में अब शिक्षकों ने बाकायदा प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल उनकी मांग है कि पिछले दिनों जो उनकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें तमाम कार्रवाई होने के बाद अब उन्हें अभी फ़िलहाल ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर के वो लगातार उन्होंने कोशिशें की थी। ये मामला न सिर्फ कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट में भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में भी इनके पक्ष में फैसला आया, उसके बाद भी शासन द्वारा भी शासनादेश जारी न होने की वजह से इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही, जिसको लेकर के बाकायदा जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि 6000 के करीब ये भर्ती होनी है, जिसको लेकर के शासनादेश जारी होना है, जो अभी तक नहीं जारी हुआ। इसकी मांग को लेकर के ये लोग लखनऊ में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको एक तरह से कह सकते हैं इनका आरोप है कि इंसाफ नहीं मिला और अब बाकायदा इन्होंने एक बार फिर से धरना देना शुरू कर दिया है और इनकी मांग है कि इनकी जल्द से जल्द जो डिमांड है वो पूरी की जाए। खासतौर से जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उसको पूरा किया जाए ताकि ये ज्वाइन कर सके। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है और ऐसे में ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी इन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले में शासनादेश जारी किया जाए ताकि इनकी नियुक्ति के जो रास्ते हैं वो खुल सके। भी इंडिया वाइज प्रयागराज। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुल्तानपुर के पूर्व विधायक सोनू सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल। किस मामले में भेजा जेल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में जननायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सिंह उर्फ चंद्रभद्र सिंह को अपने सहयोगी के साथ एक 1.5 साल पुराने मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर जेल जाना पड़ गया। आपको बता दें करीब 1.5 साल पुराने मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, जहां पर मायंग के रहने वाले बनारसी लाल कसौदन ने सोनू और मोनू पर व उनके एक सहयोगी पर एफआईआर दर्ज कराया था कि वो लोग जबरन उनके घर में जेसीबी मशीन लेके घुस आए और उनके घर की दीवार को तोड़ दिया और उनके लड़के बच्चों को मारा पीटा, जिससे आहत होकर उन्होंने मायंग में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जहां पर कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए दोनों को जेल भेज दिया था। आपको बता दें करीब 1.5 साल की सजा के विरुद्ध में आज उन्हें सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करके जेल जाना पड़ गया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस।
बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने टोंक जिले का दौरा किया और शहीद स्मारक का उद्घाटन कर शहीदों को नमन भी किया। और क्या कुछ कहा दौरे के दौरान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर। सचिन पायलट आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। वहीं टोंक में शहीदों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादियों को हमले को लेकर कायराना हमले बताते हुए मोदी सरकार को सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि जो जनादेश आया है वो खंडित जनादेश है। INDI अलायंस मजबूत है। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।